हेलो, कैसे हो सभी। मैं लेके आया हूँ आज एजुकेशन वीडियो जो पटवार ग्राम सेवक व्याख्याता सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इसके अलावा अपने वन रक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक राजस्थान जीके हैं जो वर्नर लाइन के क्वेश्चंस आंसर हैं जो अधिक से अधिक आप देखें और इसको वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त हेमराज मोदी। चलिए अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे बिना टाइम गवाए हुए। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने 1800 में किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ने अपनी कृति एनालिसिस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था राजस्थान या राजस्थान। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में जोधपुर संभाग में मरुस्थल के किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? मरु और धन शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? मरु और धन शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? जोधपुर के प्राचीन नाम बताने हैं। मरु, तो प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? मरु और मरुदार मारवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ था? 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जांगल देश के नाम से। किस देश के नाम से जाना जाता है? तो जांगल देश के नाम से। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? प्रतापगढ़ की माही नदी के आसपास का क्षेत्र बताना है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो कांठल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांठल के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास के भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो भैंसरोगढ़ में बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के मध्य पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 उदयपुर के आसपास का पहाड़ी से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। क्या है? मांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो बांगड़ के नाम से। किस नाम से? बागड़ के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोटा व बूंदी के क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध है। नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती नाम से। किस नाम से? हाड़ौती नाम से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं सीकर झुंझुनू व चूरू का नाम किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावटी से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था क्या कहलाता था? पाक युग आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन अस्पष्ट अथवा अपठन लिखित साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? आग युग हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक के। कब से? आग युग हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक जो अपठनीय शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक, मतलब जो पढ़े जाते हैं पढ़ने वाले शिलालेख को क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक युग। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक युग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो पाषाण काल से। किस काल से माना जाता है? पाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पाषाण काल को किस भागों में विभक्त किया गया? कितने भागों में विभक्त किया है पाषाण काल को? 3 भागों में, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल।
पाषाण काल को कितने 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है पूर्व, दूसरा मध्य और तृतीय होता है उत्तर पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान के किस स्थानों से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं? जयगढ़, जयपुर व इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हाड़ौती किसने खोजी है? C.A. हैंकेट ने। किसने खोजी है? C.A. हैंकेट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? बी आलचिन को। बी आलचिन को। जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाना जाता है? तो बी आलचिन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुई हैं? चंबल, बनास व इसकी सहायक नदियों के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किस नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? लूणी तथा बेडस नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाना जाते हैं? माइक्रोलिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर और नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर व तिलवाड़ा। कहाँ से मिलते हैं? बागोर और तिलवाड़ा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पिंड और पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है? पिंड और पांडलिया धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्तौड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की नंदलालपुरा, कीरा डोत व चितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में। साबड़ियाँ व पुंगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर में। साबड़ियाँ और पुंगल धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित हैं? सवाई माधोपुर में। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित हैं? तो सवाई माधोपुर में। मलाह धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में। मलाह धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में। चलिए एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जालोर में। एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जालोर में। चलिए बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। आहाड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सीकर में। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो सीकर में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गिलुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गिलुंड धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? नोह, भरतपुर और जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक से। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण पत्र के बारे में अगर पूछे तो कौन बताना? नोह, भरतपुर और जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किस स्थल को कहा जाता है? रेड। किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में लौह युगीन से प्राप्त होने की सीमा का निर्माण राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से होता है? नोह 42। चलिए 43 की बात करते हैं। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृतपांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? विराटनगर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की बात करते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। 46 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों
किनारे स्थित हैं? सरस्वती और ध्वस्वती, सरस्वती और ध्वस्वती। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं, घग्गर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 5। ठीक है। 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पाक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की बात करते हैं। धुलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? आड़ से, उदयपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 की। आड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? आड़ बेड़च नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। आड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? आड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। आड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से। चलिए 54 की बात करते हैं। तो गिलोन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बनास नदी के किनारे। चलिए 55 की बात करते हैं। गिलोन सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल के निर्देशन में, जो 1957 से 58 के मध्य। चलिए 56, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो डॉक्टर वी एन मिश्र 1967 में। चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन 57 की। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो कांतली नदी के किनारे। चलिए 59 की, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कृष्णवर्णीय मृत पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर को। ठीक है। 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं? भीनमाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 62 की। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। क्या नाम है? श्रीमाल। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एम्फोरा सुरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? भीनमाल से। रोमन एम्फोरा सुरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भीनमाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इस्वाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस संस्था से प्राप्त होते हैं? बेराट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। अशोक का कौन सा अभिलेख विराट से प्राप्त हुआ है? बाम्बू अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 67। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर BN मिश्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। रंगमल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर अपन 72 की बात करेंगे। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? डेरा तरखान, बालद व चक 64 में। चलिए 73 की बात करते हैं। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में।
76 विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 77 की। बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना था? परीक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्यकाल, 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना है? डॉक्टर GN ओझा व CV वेद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर चलो यहाँ मिस प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका था? चंद्रवरदाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर चंद्रवरदाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं तो 82 का। चंद्रवरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? पृथ्वीराज रासों में। चलिए 83 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है? मुनि वशिष्ठ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? डॉक्टर VR भंडारकरण ने। 86 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 87 की। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताई? डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। अबुल फजल ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना है? ईरान के शासक नौशेखाम को। 89 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। कर्नल टॉड ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना है? वल्लभी के शासक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। गोइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बनाया है? गोपीनाथ शर्मा व नैन्सी ने। चलिए 91 की बात करते हैं। गोइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 92। बप्पा रावल ने किस चित्तौड़ पर अधिकार किया गया था? तो मानमोरी के। किसे हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था? तो मानमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया था? कैलाशपुरी में। 94। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। 95। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कालभोज की। 96। इतिहासकार CV वेद बप्पा रावल की तुलना किससे करती हैं? यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 97। भूतला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश 1227 के मध्य 1227 में। 98। भूतला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। हमीर मदमर्दन में हमीर किससे कहा गया है? इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 101। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? राव रतन सिंह से। चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले अगले नोटिफिकेशन आपको तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।